इसको सही तरीके से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 से किया। तो इस दौरान जब बाबा साहब ने लाइन कही अपनी, जो वो सौंप रहे थे, उस समय बोला था कि ये मैं संविधान सौंप रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि संविधान अपने आप से ही काम करेगा। जैसे कुलदीप जी ने कहा कि इसको लागू करने वालों की नीयत पे डिपेंड करेगा कि ये संविधान देश को किस तरफ लेकर के जाए। तो ये नीयत जो है वो तैयार कहाँ होती है? वो तैयार होती है विधान में। अगर नीयत ठीक है तो खराब संविधान भी काम करेगा। लंदन जैसे देश में कोई संविधान है ही नहीं, लेकिन उनकी नीयत है तो चल रहा है। हम यहाँ पर जो काम करते हैं, जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही कल का हमारा जो भविष्य वही तय करता है। आज हम देखते हैं कि जो बाबा साहब कह के गए थे कि हम ऐसा नहीं है कि गुलामी की दशा से पहली बार बाहर निकल रहे हैं। पहले भी गुलाम रहे, पहले भी हम आजाद थे, फिर गुलाम थे, और गुलाम होके अब फिर हम आजाद होने की कगार पे हैं। अब फिर आजाद हो गए हम, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम फिर से गुलाम नहीं होंगे, क्योंकि हम विरोधाभासों के बीच में गुजर रहे हैं। ये देश 650 रियासतों को मिला करके अभी भी राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में। और विरोधाभास इतने हैं कि इसमें धर्म भी है, इसमें जातियां भी हैं, इसमें गरीबी भी है, इसमें अमीरी भी है। अगर ये सभी के सभी का उन्मूलन नहीं किया गया तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी आजादी वो स्थायी तरीके से रहेगी। हमको अपने बच्चों में वो मूल्य डालने हैं, अपने बच्चों को वो चीजें सिखानी है, ताकि वो ये जो विरोधाभास वो ना हिंदू मुस्लिम देखे, ना वो गरीब अमीरी देखे, ना वो जाति पाति देखे। वो तैयार करने के लिए मैं ये जो स्कूल है, जो ये आज विद्यालय में, इसको मैं सल्यूट करता हूँ। जापान का जो उदाहरण दिया था, जापान जिस वक्त आजाद हुआ, हमारे देश के आसपास भी वो आजाद हुआ था, ज्यादा दिन पहले, कुछ एक साल पहले। तो उन्होंने अपने देश की गरीबी को देखते हुए, अपने देश के हालातों को देखते हुए दो ही चीजों पे उन्होंने जोर दिया। एक उनकी थी शिक्षा नीति और एक उनका था औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में उनसे कोई पारंगत है नहीं आज के दिन, और शिक्षा नीति जो करीब करीब इस स्कूल के करीब, खेल खेल में सबको सिखाते हैं। बच्चे को क्या जरूरी है कि किताबों के अंदर ही हमने दिखाना है कि ये ग्रीन, ये रेड, ये ऐसे प्रकृति की गोद में आकर के पत्ता पकड़ के दिखा दिया ये ग्रीन है, गुलाब का फूल पकड़ के दिखा दिया ये पिंक है, गेंदे का फूल पकड़ के दिखा दिया येलो है। ये जो प्रकृति की गोद में जो सिखाया जाता है, यही शिक्षा नीति जापान में थी। वो जो क्लीन करके स्टेडियम से बाहर निकले हैं, अपने ड्रेसिंग रूम से निकले हैं जापान में, तो वही चीज यहाँ सिखा रहे हैं कि कैसे अपने काम को खुद करना है, कैसे अपने वॉशरूम को आप खुद साफ करेंगे। वो चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। हर स्कूल आज के दिन देखते हैं कि जो देवबंद होगा या दूसरे स्कूल होंगे, वो मदरसे जो चला रहे होंगे, वो बच्चों को कुरान जरूर सिखाएंगे। क्रिश्चियन स्कूल होंगे, वो उनको जरूर पाठ पढ़ा रहे होंगे अपनी बाइबल का, या हम गीता पढ़ाएंगे या कुछ भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो भी पढ़ाएंगे, बच्चे के अंदर एक घर तो कर गया ना। बच्चा तो कोई धर्म पैदा नहीं हुआ लेकर के। हम बच्चे को फ्री क्यों नहीं छोड़ सकते कि बच्चा अपने धर्म को खुद ग्रहण करे? वो तो पैदा नहीं हुआ था कि मैं हिंदू होऊंगा कि मुस्लिम होऊंगा। जिसकी जाति में जो बच्चा जन्म से जिसको छोड़ करके चले गए, जो अनाथ आश्रम में है, अगर वो अनाथ आश्रम किसी मुसलमान का है तो वो मुसलमान हो जाएगा, अनाथ आश्रम हिंदू का है तो वो हिंदू हो जाएगा। तो उसके गुण जन्मजात नहीं है कि हम उसके अंदर सुधार करें। हमको बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। एक जो धार्मिक आजादी थी, ये भी जापान के लिए बहुत बड़ी है। बुद्धिस्ट जरूर है, लेकिन बुद्ध का मतलब धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है, धर्म है एक विचार। धम्म मतलब जब बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी मुसीबत में हैं तो आप अपनी बुद्धि की शरण में आ जाओ, तो आपको अपने रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। हम बच्चों में वो जो डालते हैं ना
कि तुम ये हो तो यही रहना। बच्चे को अपने आप से तैयार करने दो। और तीसरी बात मैं अपने स्कूल से भी कहूंगा कि हम अपने बच्चों को सक्सेस होना सिखाते हैं। कभी भी सिखाएंगे कि तुमको कामयाब होना है तो कैसे होना है। हम बच्चे को ये नहीं सिखाते कि तू नाकामयाब हो गया जिंदगी में तो उससे कैसे पार पाना। और यही कारण है कि अच्छे ब्रिलियंट बच्चे, वो कौन, हम हमारी ब्रिलियंसी की क्या परिभाषा है? हमारे ब्रिलियंट होने की परिभाषा एक ही है कि बच्चे ने एक लय में अगर रविंद्रनाथ टैगोर बोल दिया तो वो ब्रिलियंट। लेकिन जो बच्चा रट के नहीं जा रहा है वो बीच में नाच जरूर भूलेगा, उसको रविंद्र के बाद टैगोर याद नहीं आएगा। लेकिन उसको ये पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कैसा था। वो जिसको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन था, वो हमारे लिए ब्रिलियंट होना है। और वो जो ब्रिलियंट, जो एक लय में सारी किताब पढ़ के जाते हैं, जो अपने असल जिंदगी में प्रवेश करते हैं, जो दूसरे स्कूल में जहाँ पे कंपटीशन है वहां जो प्रवेश करते हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो वहां पे सुसाइड कर जाते हैं। वो उस परिवेश में ढल ही नहीं पाते। हमने बच्चों को, अपनों को तैयार नहीं किया है अभी कि हम जो हमारी नाकामयाबियां हैं उसको हम कैसे पार पाएं। इसके लिए हमारी माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो आइंस्टीन जो थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया और दूसरे नोबेल प्राइज भी लिए। उनकी अगर देखें, उनकी माता का योगदान उनके जिंदगी में, टीचर ने एक स्लिप लिख करके दी कि आपका बेटा इतना मंदबुद्धि है कि इसको मैं पढ़ा नहीं सकता। ला करके अपनी माता को दे दिया। बोला माता क्या है? बेटा टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है, इतना तेज है कि ये हमारे बस से बाहर है। इसको आप घर पे भी पढ़ाएंगे तो ये हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। और वो जो अपना लेटर था उन्होंने अपने किसी संदूक के अंदर रख दिया। और इसके बाद बच्चा पढ़ रहा है, 10वीं फेल भी होता है, सभी कुछ चलता है। और आखिर में जाकर के जब नोबेल प्राइज मिलता है तो वो मम्मी का जो एक संदूक था उसमें से जो लेटर निकाल के वो जो पढ़ता है, जहां वो देखता है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, तब उसको याद आता है कि जो मैं आज नोबेल प्राइज लिए वो मेरी माता की देन, ये परिवेश की देन नहीं थी। एक माँ ने अपने बच्चे को इस कामयाब की, ये जो हम बार बार अपने बच्चे को बोल देते हैं ना कि तुम कामयाब नहीं हो सकते या तुम किसी काम के नहीं, वो चीज जो है बच्चे को कभी नहीं कहे। मछली पानी में कामयाब है, अगर पानी में आप हाथी को उतार दोगे तो वो कामयाब नहीं। हर किसी के बच्चे के अपने गुण होंगे, उन बच्चों को वो गुण पनपने दो, वो गुण भी पनपने दो, वो धर्म भी पनपने दो। और उनको प्रकृति की गोद में, इस प्रकृति की पूजा करते हुए ही उनको इस प्रकृति की गोद में खेलने दो। ये जो ऐसे स्कूल हैं, ये इस देश की धरोहर है। अगर इस देश को बचा सकते हैं तो इसी तरीके के स्कूल बचा सकते हैं। नहीं तो आज के देश में जो परिवेश देख रहे हैं, कहीं हिजाब को लेकर के मारामारी है तो कहीं धर्म को लेकर के मारामारी है। कम से कम हम उस आग से बचे हुए, और ये जो स्कूल है, ये जब तक इन आग से हमारे बच्चों को बचाए रखेंगे तो वो जो बाबा साहब बोल के गए थे कि आज हम विरोधाभासों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रवेश में कोई जरूरी नहीं है कि हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम नाकाम हो गए तो हम गुलाम दोबारा से हो जाएंगे। और उस गुलामी से बचाने के लिए मैं ये जो स्कूल आज जो कोशिश कर रहे हैं उसको मैं सल्यूट करने आया हूँ। और मैं बार बार इनके सामने मेरा सर नतमस्तक होता है कि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरीके से बच्चों को काम करते रहने दीजिए। इनके बीच में ना धर्म आए, ना इनके बीच में जाति आए, ना इनके बीच में गरीब अमीर आए। तो वो ड्रेस पहन के आया तो भी ठीक, नहीं पहन के आया तो भी ठीक, पहन के आया तो अच्छा। क्योंकि ये नहीं है कि ये अच्छा पहन के आए कि ये बुरा पहन के आए, लेकिन बच्चे सभी पहने हुए अच्छे ही लगते हैं। तो वो जो चीजें हैं यहाँ पे, वो मैं चाहूंगा कि ये पूरा देश इसी मॉडल पे चले।
अगर हमारे हाथ में या हमारे अनुरोध से कोई शिक्षा नीति बनाई जाती है तो हम तो अनुरोध यही करेंगे कि ऐसी ही शिक्षा नीति बनाई जाए जहां बच्चों में बराबरी हो, जहां बच्चों में आपस में भाईचारा बना रहे। और ये संविधान में जितने हमारी ऋचाएं लिखी गई, जो कुछ भी संविधान में लिखा गया उसको हम अक्षर से लागू करते चलें। जो इतने विरोधाभासों के बाद भी हम जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं वो संविधान में लिखित हैं, हम उसको मान रहे हैं। और जो आज का परिवेश हम देश में देख रहे हैं कि हर तरफ से एक पोलराइजेशन जिसको कहते हैं कि आपस में किस ग्रुप को किस तरफ ले जाया जाए उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। उनसे कम हम जितने बचे जा सके। बच्चों को तो इन चीजों का पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स को कम से कम इन चीजों का पता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि ये जो पोलराइजेशन वाले लोग हैं, जो ध्रुवीकरण करते हैं कि ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, उनमें आप ना जाएं। आपके मन से जो लगता है कि ये चीज मेरे दिमाग से अच्छी है, इस चीज में मेरा भला है, उसी में आप जाएं। नहीं तो वोट की राजनीति आप लोगों को तबाह करके रखेगी। संविधान को बचा के रखिए। ये संविधान ही है कि आज तक आपके अधिकार सुरक्षित हैं, औरतों के अधिकार सुरक्षित हैं। नहीं तो किसी भी धर्म को अगर आप थोपते, कोई भी धर्म में, इस धरती का कोई भी धर्म उठा करके देखिए, वो कम से कम स्त्रियों के लिए तो नहीं बना, स्त्रियों के लिए नहीं बना। बाबा साहब ने तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड थे, हिंदू कोड भी, उसके लिए अपने इस्तीफा तक दे दिया था। क्योंकि वो क्या चाहते थे कि कम से कम जो औरतें हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनको मैं बराबर का अधिकार दूं। जो आज के दिन हम कहते हैं कि प्रगतिशील लोग, इन्होंने वो हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया था कि जो स्त्री है, स्त्री का जो स्थान है वो स्थान वही रहना चाहिए। उठ रही है ना आज के दिन आवाज, कॉलेजों में जींस नहीं पहनने देंगे, कॉलेजों में स्कर्ट नहीं पहनने देंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। अगर हम ध्रुवीकरण वाली राजनीति पे कहीं भी चलेंगे तो हमको ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी, और उसके लिए भुगतने के लिए हम लोगों को तैयार हैं। इसलिए मैं, आप काफी देर से बैठे, आपका समय नहीं लूंगा। ये जो संविधान है, संविधान बचेगा तो आपका सभी कुछ बचेगा। संविधान पे अगर कहीं पे चोट आएगी तो सभी चीजों पे चोट आएगी। आपके व्रत, आपके उपवास, आपकी पढ़ाई वो किसी काम की नहीं है अगर आप अपने अधिकारों को नहीं बचा के। अधिकारों को बचा के रखने के लिए आपको संविधान को अपने सीने से लगाए रखना पड़ेगा। और ये जो देन है हमारे पूर्वजों की, ये संविधान बहुत बड़ी देन है। आज के दिन हम उनको इसी को याद करेंगे। उसके बाद बीच बीच में जब जब समय मिलता रहेगा हम लोग आते रहेंगे। मेरा आप सभी माताओं से, जो इस जैसे स्कूल में जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो एयर कंडीशन जो इमारतें हैं, वो एयर कंडीशन इमारतें कुछ नहीं बनाती हैं, हमारे बच्चों को मशीन बना के छोड़। मशीन में सिर्फ उनको यही है कि तुमको हरा देखना है तो बाहर निकल के देखोगे, पीला देखना तो बाहर निकल के देखोगे। ये प्रकृति की गोद नहीं मिलेगी। जो माताएं यहाँ अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। और ये जो शिक्षक जो समिति बैठी है इनको भी मेरा नमस्कार है। और सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय।